नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, टीजीटी सोशल स्टडीज जो एग्जाम है आपका दिल्ली वाला DSSB वाला, तो वो अब सितंबर या अक्टूबर में पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है एग्जाम। तो उसके बिहाफ पर हम ये वीक में कम से कम 2 क्लास टीजीटी सोशल स्टडीज के PYQ की लेकर आएंगे, जिससे जो आप स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखें ये मेन सब्जेक्ट की क्लास है। और साथ ही साथ जो GS GK की प्रैक्टिस की क्लास है वो भी रहती है, लेकिन वो वीक में दूसरे दिन रहती है। आपको क्या करना है, आपको डेली 8 बजे क्लास देखनी है। तो उसमें से वीक में 2 दिन तो टीजीटी SST के PYQ मिलेंगे आपको, और बाकी के दिनों में GS GK जो कॉमन पेपर का होता है उसके प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। और वो जो GS GK के प्रैक्टिस सेट है वो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, जहां पर GS और GK का पोर्शन पूछा जाता है। लेकिन ये स्पेशली क्लास टीजीटी SST के लिए है। और टीजीटी SST में भी कौन सा सेगमेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉल साइंस वाला। टीजीटी SST में जो पॉलिटी, जिसे आप सिविक्स कह सकते हैं या पॉल साइंस, उसके जो PYQ हैं, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ, उससे पहले के जो पेपर हैं उन सब के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि SST के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं DSSB में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अभी आज वाला जो सेट है ये वो है टीजीटी SST पॉल साइंस। टेस्ट कोड है T19725, ये टेस्ट कोड है। क्लास में ये जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं क्लास के तुरंत बाद, उसी का ये पार्ट है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टेस्ट होता है ये, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें PYQ पर आधारित ये पेपर होता है, ज्यादा नहीं है, 25 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखते हैं। और ये PYQ हैं, समझ रहे हैं, यानी कि ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और कौन से, तो ये 2021 से हैं। ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो 2021 के क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द इलेक्शन सिंबल फॉर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी? जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है उसका इलेक्शन सिंबल क्या है? NCP इसको कहते हैं, NCP कहते हैं। तो इसका इलेक्शन सिंबल क्या है, यानी कि चुनाव चिन्ह क्या है? तो चुनाव चिन्ह भाई है क्लॉक। क्या है? क्लॉक। अब मुझे इसी के साथ आप बता दो, देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना आपके सिलेबस में, नया सिलेबस जो आया था 2024 में, जो नया सिलेबस आया है DSSB का, उसके अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। पुराने सिलेबस पे ध्यान मत देना आप, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के किस टॉपिक से पूछा गया है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, उससे ये क्वेश्चन बना है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सिंबल पूछा गया है, चुनाव चिन्ह। तो वैसे ही आप बता दीजिए मुझे, समाजवादी पार्टी जो है भारत में, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमेंट करके बताना है आपको। और बहुजन समाज पार्टी है BSP, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? और बीजेपी का आपको पता ही है कमल का फूल, कांग्रेस का आपको पता है हाथ का पंजा, आम आदमी पार्टी का आपको पता है झाड़ू। ठीक है, तो ये जो पार्टी है इंडिया की, इनके चुनाव चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसका संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है? वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसका संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है, PRI से है? तो यहां देखो 83rd अमेंडमेंट, 78th अमेंडमेंट, 73rd या 88। तो ध्यान रखना, ये जो 73वां संविधान संशोधन है, यहां देखो आप, ये यहां देखो, मैं बता देता हूं आपको। जो 73rd अमेंडमेंट है, जो 73rd अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। और इस अमेंडमेंट के बिहाफ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। क्या मिला था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था पीआरआई को। समझ गए? अब एक सवाल यह भी पूछा आता है कि सर पीआरआई को भारत में सबसे पहले कहां लागू किया गया था? तो देखो, लागू करना अलग चीज है और कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त करना वो अलग चीज है। लागू तो किया गया, हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान वो पहला राज्य है, राजस्थान भारत का वो पहला राज्य है जहां का एक जिला है नागौर। तो नागौर में ही पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। नागौर में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हो जाती है और ये कब होती है? 2 अक्टूबर 1958 को, 1959 को, ठीक है, गांधी जयंती के दिन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के जिला नागौर में पंचायती राज की शुरुआत कर दी। लेकिन पंचायती राज में जो पीआरआई है यानी कि लोकल गवर्नमेंट, इसे क्या बोलेंगे? लोकल गवर्नमेंट, रूरल एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सरकार। तो इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला है? तो इसको संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला है। कब मिला है? संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो यहां देखो आप, 73rd आंसर हो जाएगा यानी कि सी। क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारे पीवाईक्यू हैं, फिर से मैं बता देता हूं आपको। तो आप जो स्टडी कर रहे हैं अब पीवाईक्यू को ध्यान में रख के करो कि कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से वो कौन सी स्टेट है इंडिया में जिसमें पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब जाहिर सी बात है कि 3 में नहीं होगी, 1 में होगी, क्योंकि पूछा है किस में है। तो देखो, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है, पीआरआई है। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में नहीं है पंचायती राज व्यवस्था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर गांव ही नहीं है। पंचायती राज प्रणाली का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र की सरकार, तो दिल्ली में तो गांव है ही नहीं। तो यूनियन टेरिटरी की बात करें कि वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो वो दिल्ली है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में ध्यान रखो इन तीनों में नहीं है पंचायती राज प्रणाली, त्रिपुरा में है। यानी कि यहां पे स्थानीय सरकार नहीं होती। स्थानीय सरकार यानी कि प्रधान सरपंच जो चुने जाते हैं वो इसमें नहीं चुने जाते क्योंकि है ही नहीं। ठीक, ध्यान रहेगा। चलो, बिल्कुल सिलेबस को प्रिंट करके आपने अपनी टेबल पे रख लो और पीवाईक्यू के साथ स्टडी करो, भटकना बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह, ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसी में जो बच्चों को हम क्लास के तुरंत बाद टेस्ट देते हैं उसी का ये पार्ट है जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, The concept of federal system in India has been borrowed from the constitution of which of the following country? भारत में संघवादीय प्रणाली है। भारत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो संघीय ढांचा है यानी कि जो फेडरल सिस्टम है, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था की अवधारणा है, ये किस देश से हमने कॉपी की है? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। तो भारत में संघीय व्यवस्था कहां से अपनाई गई है? कनाडा के संविधान से अपनाई गई है संघीय व्यवस्था। तो ये तो बात हो गई चलो इस क्वेश्चन की। अब इसके एक्स्ट्रा में देखो आप, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में प्योर फेडरल कंट्री कौन सी है? पूरे विश्व में एकदम शुद्ध संघवादीय जो देश है वो कौन सा है? यानी कि प्योर फेडरल कहां पर है? प्योर फेडरेशन किस देश में है? तो उसका आंसर है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका में प्योर फेडरल कंट्री है, अमेरिका प्योर फेडरल कंट्री है। इंडिया में तो कभी कभी फेडरल सिस्टम दिखाई देता है, कभी कभी यूनिटरी सिस्टम दिखाई देता है। फेडरल का मतलब है कि जहां पर पावर
सेंटर और स्टेट में बटी हुई हो, और यूनिटरी का मतलब है सारी पावर सेंटर के ही पास हो, स्टेट के पास ना हो। तो इंडिया में ऐसे तो 3 प्रकार की लिस्ट का जिक्र है भारतीय संविधान में। एक तो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, और कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। कॉन्करेंट लिस्ट अलग है। तो ये तो सब्जेक्ट बटे हुए हैं, तो इसे देख के तो लग रहा है कि फेडरेशन है इंडिया में। लेकिन जब हम बात करें कि स्टेट के अंदर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये तो इंटरफेयर हो गया। ऑल इंडिया सर्विस जो है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनका एग्जाम करवाता है यूपीएससी, ट्रेनिंग देता है लवासना मसूरी उत्तराखंड, और पोस्टिंग हो जाती है स्टेट के अंदर। तो आईएएस आईपीएस ये जो भेजना सिलेक्ट करके, ये भी तो दखल है उनका, उनको इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है। और जो है क्या, जुडिशरी, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, समझ रहे हैं। हाई कोर्ट होते जरूर स्टेट में, लेकिन स्टेट के तो नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दखल है। तो इससे लगता है कि सेंटर पावरफुल है, लेकिन जब अलग अलग काम करते हैं अपने अपने विषयों पर, तो लगता है कि हाँ फेडरेशन है। तो इंडिया में ना तो पूरी तरह से फेडरल कंट्री है इंडिया, ना पूरी तरह से यूनिटरी कंट्री है, ये क्वेजी फेडरल है। यानी कि कभी कभी हमें यूनिटरी की झलक भी दिखाई देती है, एकात्मक व्यवस्था की, और कभी कभी फेडरल की झलक भी दिखाई देती है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था की। ठीक, चलो तो अभी फिलहाल याद रखें, कनाडा से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से। आगे देखो, अगला प्रश्न देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, Which of the following has the power to adjudicate on dispute or complaint with respect to the distribution or control of the water of any interstate river or river valley? निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत पर निर्णय करने की शक्ति है? ये 2021 का प्रश्न है आपका। ठीक, तो यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर पानी का कोई विवाद आ जाता है, नदियों का कोई विवाद आ जाता है, रिवर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसको, उसकी शिकायत का निपटारा करने के लिए उस विवाद पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो रिवर डिस्प्यूट, शिकायत पर निर्णय कौन लेगा? पार्लियामेंट लेगी। अगला देखो आप, क्षेत्रीय दल और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रीजनल पार्टी और स्टेट आर करेक्ट? देखो, एक तरफ तो पार्टी का नाम दिया है और दूसरी तरफ उस स्टेट का नाम दिया है, तो आपको बताना है कि कौन सी पार्टी की जो सीक्वेंस है, मतलब पार्टी और वो किस स्टेट की पार्टी है, ये आपको सही पता करना है, करेक्ट कौन सा है। तो ये देखो, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, क्या ये तमिलनाडु की है? डीएमके, डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है क्या? आपको करेक्ट आंसर बताना है। और फिर है आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली की है, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा सही हो गया हमारा। हमारा क्या सही हुआ? दूसरा। शिरोमणि अकाली दल, क्या ये हरियाणा की है? गलत। तो कितने सही हो जाएंगे इसमें? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो डीएमके, डीएमके तमिलनाडु जो कि अब, और आपका आम आदमी पार्टी दिल्ली। तो ये मैच करना है आपको। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न है, आगे देखिए। अगला प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्जेक्ट कंटेनिंग इन द लिस्ट आर करेक्ट? यहां देखिए, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कुछ विषय आते हैं,
तो यहां पे बताया गया है कि फिशरीज किसके अंदर आएगा, स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा, रेलवे यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। सिविल प्रोसीजर कॉन्करेंट में आएगा, ये भी सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो मछली पालन ये स्टेट लिस्ट का विषय है, रेलवे केंद्र का विषय है, सिविल कॉन्करेंट का विषय है। तीनों सही हैं, यानी कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। करेक्ट पूछा है, यहां देखिए। ठीक है, करेक्ट ही पूछा है, यहां देख सकते हैं आप। उसके बाद देखो 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। आर्टिकल 243 ZA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ 243 ZA। आर्टिकल कौन सा पूछा है, 243 ZA। इसका संबंध किससे है, किसके इलेक्शन से इसका संबंध है? क्या ग्राम पंचायत का इलेक्शन का संबंध इससे है, पार्लियामेंट के इलेक्शन का संबंध इससे है, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन का संबंध इससे है, या राष्ट्रपति? तो ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज PRI। फर्स्ट वन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एक PRI होते हैं जो गांव में होते हैं, और एक होते हैं ULB, अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि शहर में हैं। ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट होती हैं। PRI में पंचायत आती हैं, पंचायत, और पंचायत का प्रमुख होता है प्रधान, जिसे आप चुनते हैं। ULB में आ जाएंगे क्या, नगर पालिकाएं, नगर पालिका, नगर निगम। यहां पे आप पार्षद चुनते हैं, काउंसलर अपने मोहल्ले से। ठीक है, तो नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 243 ZA। समझ गए? आई होप क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जिसकी विधायिका सबसे बड़ी विधायिका है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो जाहिर सी बात है भाई, जिस राज्य की राजधानी सबसे जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, उस स्टेट में विधानसभा की सीटें भी ज्यादा होंगी। और विधानसभा क्या होती है, राज्य की विधायिका। स्टेट की लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हालांकि 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा, यानी कि यूपी की विधायिका, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट है, 403 है ना। तो सबसे बड़ी विधायिका पूछा है ना, तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं सोचना है। सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जिसमें है, उसकी विधायिका में भी सीट ज्यादा होंगी। ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए एक बार, क्या कह रहा है। अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर। क्या सस्पेंड कर सकता है भाई, बाय ऑर्डर, राइट टू मूव एनी कोर्ट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है, सिवाय इसके। यानी कि सीधी सी बात है, 359 जो आर्टिकल है वो कुछ फंडामेंटल अधिकारों को निलंबित कर देता है राष्ट्रपति के आदेश पर, लेकिन कुछ फंडामेंटल हैं, राइट हैं, जो निलंबित नहीं होते। वो कौन से हैं, वही आपको बताना है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान है ना, आर्टिकल 20 भी नहीं होता और 21 भी नहीं होता। 21 तो राइट टू लाइफ है ना, और इसी राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, और 21 में 21A जोड़ दिया गया था, ये है राइट टू एजुकेशन। 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, यहां पे जोड़ दिया गया था। इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा किया था, 86th अमेंडमेंट, 86th
अमेंडमेंट किया था 2002 में। ठीक है, तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21A ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन। अब मुझे आप बताओ 86वें संविधान संशोधन से और क्या बदलाव हुए, इसके अलावा कहां कहां क्या क्या बदलाव किए गए, ये आपको कमेंट करके बताना है सभी लोगों को। 11वां नंबर का सवाल देखिए, छोटा कर लेते हैं इसको ना, बड़ा क्वेश्चन है काफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, बताओ जल्दी से। तो देखो, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन से 44वां संशोधन करके 1978 में इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव कर दिया जाता है और इसको नई जगह मिल जाती है आर्टिकल 300A, और यहां पर ये लीगल राइट बन जाता है, यहां पर ये कानूनी अधिकार बन जाता है। तो पूछा जा रहा है अभी फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है इन चारों में, तो राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला प्रश्न, द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाई, ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, तो भैया प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है ये हमें अच्छे से पता है, प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि ना गवर्नर होगा, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ना काउंसिल होगा। अगला प्रश्न देखो, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, तो उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए कम से कम कितने बहुमत की आवश्यकता होगी, तो वो बहुमत कितना होगा, 2/3, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए वो दोनों हाउस में, तभी प्रेसिडेंट को पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है भाई, आगे देखो, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज की पावर से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, म्युनिसिपैलिटी की पावर से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, बताओ भाई, तो 12th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है, 12वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द जनता पार्टी बिकम द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर इन इंडिया, वो कौन सा साल था जब कांग्रेस को हराने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी भारत में, तो वो है 1977, 1977 वो समय है जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, 17वां, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से, ये बड़ा आसान सवाल है, कमेंट करके मुझे बताओ आप। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, भारत में सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इन चारों में से, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो जाहिर सी बात है 1885 में सर A.O. ह्यूम के द्वारा बनाई गई कांग्रेस ये सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे पुरानी पार्टी है ये। ममता बनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, ममता बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी से है ममता बनर्जी का संबंध, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, क्या बहुजन समाज पार्टी से है, नहीं, गलत है ये। दूसरा देखो, क्या तृणमूल कांग्रेस से है, तो बिल्कुल सही बात है, ममता बनर्जी का संबंध तृणमूल कांग्रेस से है। अब आप देख लिया ना, आपने देख लिया पॉलिटिकल पार्टी और उससे रिलेटेड लीडर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में
उनके लीडर के नाम याद कर लें और पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद कर लें, और पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। Which of the following article of Indian Constitution is not included under right to freedom? निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो देखो भाई, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, ये आपका 14 से लेकर 18 तक है आर्टिकल राइट टू इक्वेलिटी। तो 18 भी आ गया इसी में, 19 भी आ गया इसी में। क्या कह रहे हैं? राइट टू इक्वल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? राइट टू इक्वेलिटी 20। ये तो यहां देखो 14 से 18 ये शामिल नहीं है, ये गलत है, यहां होगा शामिल नहीं है, ये गलत है, शामिल है बोला है, नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम तो 18 तक है और ये इंक्लूड है, ठीक है, और बाकी ये तो अलग आते हैं। तो यहां पे क्या है, ये मिसमैच है, ये इज इंक्लूडेड, क्या आएगा? इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी में शामिल होता है, बाकी के नहीं होते। तो ये आंसर है, यहां पे मिसप्रिंट है, ठीक है, पेपर में भी मिसप्रिंट है क्योंकि ये पेपर से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो दोस्त ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। हम बारी बारी से लेटेस्ट ईयर से पीछे के सालों के सभी जो 18 से 20 पेपर हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रेमपाल सिंह आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।